Hello, my dear student friends, and welcome to our video number 10 of the Negotiable Instruments Act 1881, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है. ओके, सो मोस्ट स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि कितने वीडियोस है. सो लेट मी टेल यू दैट दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ आवर सीरीज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी इन विच आई एम गोइंग टू टेक अ कंप्लीट रिविजन ऑफ द एक्ट इटसेल्फ. तो हम इट्स गोइंग टू बी लाइक अ क्विक ग्लिम्स टू ब्रश अप ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो हमने यहाँ पे किए हैं. ओके, सो यहाँ पे डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है. तो लेट अस सी. पहले तो डिसऑनर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है. सो ऑर्डिनरीली जब हम कहते हैं द पर्सन हु इज़ प्राइमरीली लायबल ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसकी भी प्राइमरी लायबिलिटी होती है. नाउ बाय दिस टाइम यू ऑलरेडी नो कि इस एक्ट में हम 3 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं: प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक. तो यहाँ पे इन तीनों इंस्ट्रूमेंट में हु इज़ द पार्टी हु हैज़ प्राइमरी लायबिलिटी. प्रॉमिसरी नोट में है मेकर, बिल ऑफ एक्सचेंज में है एक्सेप्टर एंड चेक में है ड्रॉवर. सो जब द पर्सन हु इज़ प्राइमरीली लायबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट refuses to pay the amount on the date of maturity, the negotiable instrument is said to be dishonored. Okay, so ये date of maturity क्या होती है. So अगर date of maturity में या हम कहते हैं due date of payment, मतलब date of maturity and due date of payment is when the payment is going to be made. So जो भी date mentioned होती है on the instrument, we have to take that date plus 3 days of grace. ओके, ऐसी होती है कैलकुलेट डेट ऑफ मेच्योरिटी. सो अगर यहाँ पे ऑन द इंस्ट्रूमेंट लिखा गया है, इंस्ट्रूमेंट ये लिखा गया है दैट द पेमेंट विल बी मेड 30 days आफ्टर डेट ऑफ इशू, 30 days आफ्टर इट हैज़ बीन मेड. सो अगर इंस्ट्रूमेंट बना है ऑन 1st of the month, देन 30 days के बाद, सो वी हैव टू, सो जो दिन आज तारीख, जिस तारीख को वो इंस्ट्रूमेंट बना है उस पे है 1. इट इज़ मेड ऑन द 1st of the month. सो यू व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग 30 days, you don't take 1. Okay, that means you don't take the date on which it has been made. You start counting from the 2nd day. Okay, so from that day you calculate 30 days. अब उस मंथ में 30 days हो सकते हैं, 28 days हो सकते हैं, 29 days हो सकते हैं या 31 days हो सकते हैं. सो द डे ऑन विच इट इज़ इशूड, वो काउंटिंग में हम डेट नहीं पकड़ते. वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द नेक्स्ट डे. 30 days प्लस उसको दिए जाते हैं 3 days ऑफ ग्रेस. ओके, ऐसी होती है कैलकुलेट डेट ऑफ मेच्योरिटी. सो ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी जो जिसकी प्राइमरी लायबिलिटी है, अगर वो इंस्ट्रूमेंट को डिसऑनर करे, दैट इज सेड टू बी डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब ही रिफ्यूजेस टू मेक द पेमेंट. When the party who is liable to accept or to pay refuses to accept or pay the instrument when duly presented for acceptance or payment, the instrument is said to be dishonored. इसका ये मतलब है कि actually when we talk about the word dishonor, dishonor of an instrument can take place in 2 ways. First is non-acceptance and second is non-payment. Okay, so when acceptance or payment is refused, इंस्ट्रूमेंट कहलाता है डिसऑनर्ड. यहाँ पे हम देखते हैं इस पिरामिड में. सो डिसऑनर, वेज ऑफ डिसऑनर आर 2. डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि विच इंस्ट्रूमेंट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस. अगर वहाँ पे एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, अगर वहाँ पे लिखा है आफ्टर साइट, 10 days आफ्टर साइट, so those are instruments, bill of exchange which has to be presented for acceptance. So यहाँ पे अगर आपने acceptance के लिए, you are the holder and you go to the drawee for acceptance, you present the bill of exchange for acceptance और वो acceptance से भी इनकार कर लेता है. See, up till now you know one thing कि drawee जो होता है of a bill of exchange,
उसकी लायबिलिटी कब अराइज होती है? व्हेन ही एक्सेप्ट्स। सो जिस बिल ऑफ एक्सचेंज पे एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है उसकी लायबिलिटी अराइज होगी ओनली बाय एक्सेप्टेंस। और अगर वो एक्सेप्टेंस से भी इनकार करे देन इट इज़ ऑब्वियस दैट इट कैन बी ट्रीटेड एज डिसऑनर। ओके, एंड सेकेंड इज डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। जो ड्यू डेट ऑफ मेच्योरिटी है उस डेट पे अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया टू मेक द पेमेंट और यू रिफ्यूज टू मेक द पेमेंट देन ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू बी ट्रीटेड एज डिसऑनर। सो कौन सा इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट? ऑल द थ्री। मतलब इवन promissory note जिसको हम also pro note कहते हैं, bill of exchange and check. So तीनों instruments can be dishonored by non-payment and bill of exchange can be dishonored even by non-acceptance. Then is पहले हम पढ़ेंगे about non-acceptance and then we will go on to non-payment. So section 91 talks about dishonor by non-acceptance. A bill of exchange is said to be dishonored by non-acceptance when the drawee और अगर हाँ यहाँ पे drawee एक है तो अगर वो accept करने से इनकार करे it amounts to dishonor. लेकिन अगर several drawees है, ये भी हमने earlier वीडियो में किया है, अगर ये एक पार्टनरशिप फर्म है and the bill is drawn in the name of the firm और अगर फर्म के 5 पार्टनर्स है, do you have और इस negotiable instrument पे acceptance की ज़रूरत है, तो क्या हर एक पार्टनर को उसकी acceptance लेनी पड़ेगी? Answer is no. Even if you have taken the acceptance of one of the partners, that is sufficient. It is as good as giving notice to the entire firm. ये हमने ऑलरेडी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर किया है. अगर नोटिस, इफेक्ट ऑफ नोटिस, इफ इट इज गिवन टू द एक्टिव पार्टनर इट इज एज गुड एज गिवन टू द एंटायर फर्म. ओके, सो लेकिन अगर ये फर्म नहीं है देन ऑफ कोर्स इट हैज टू बी शोन टू द अदर्स. So, if a bill of exchange is said to be dishonored by non-acceptance when the drawee or one of the several drawees, not being partners, makes default in an acceptance. अगर ये partnership firm, अगर partnership firm है, किसी एक active partner को दिखाया, more than enough. मतलब acceptance लिया. अगर ये partnership नहीं firm नहीं है and there are two drawees, तो दोनों को accept करना ज़रूरी है. अगर एक ने accept किया, एक ने नहीं किया, that can also be treated as dishonor. Upon being duly required to accept the bill or where presentment is excused, जहाँ पे presentment की ज़रूरत नहीं है, ये point भी हमने किया था, जहाँ presentment की ज़रूरत नहीं है and the bill is not accepted. So where the drawee is incompetent to contract or acceptance is qualified, there also the bill can be treated as dishonor. आप गए ड्रॉई का एक्सेप्टेंस लेने के लिए और वहाँ जाके देखा कि ये तो माइनर निकला या अनसाउंड माइंड निकला या इनकॉम्पिटेंट मतलब डिसक्वालिफाइड बाय लॉ निकला, देन एट दैट सेम मोमेंट यू कैन से दैट द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड एंड यू कैन बिगिन विद द प्रोसीडिंग अहेड. या अगर आप गए एक्सेप्टेंस लेने के लिए लेकिन उसने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दिया, मतलब he is ready to pay but not at the date of maturity, he wants to extend it, he is ready to pay but not the amount mentioned in the bill, another amount. Okay, so we have done those also, what is qualified acceptance and what can be treated as qualified acceptance. So अगर आप acceptance के लिए गए and if the drawee does not accept, अगर several drawees है, this is not a partnership firm, one accepts the other doesn't, it is still treated as dishonor. अगर ड्रॉई इनकॉम्पिटेंट निकला या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दी, यू कैन immediately treat the bill of exchange as dishonored and begin with the future course of action. Then where a bill is not accepted by the drawee, so we are seeing the circumstances जहाँ पे it is considered as dishonored. Okay, when you submit the bill for acceptance to the drawee and he does not accept within 48 hours of presentment, it can be treated as dishonor. If the holder allows the drawee more than 48 hours for acceptance, ये भी हमने किया था, अगर होल्डर ने ड्रॉई को more than 48 hours acceptance की permission दी without the consent of the prior parties, तो जिसने भी consent नहीं दी है they are discharged from their liability.
these points we have done when we in the video of discharge of liability. In case there are two or more drawees who are not partners, if the bill is not accepted by all of them, everyone has to accept it, or nahi kiya, it can also be treated as dishonor. Where the drawee is a fictitious person, आप गए, आप होल्डर हो, एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है बिकॉज उस पर लिखा है पेएबल 10 days आफ्टर साइट, तो आपको एक्सेप्टेंस तो लगेगा, तो आप गए ड्रॉई के पास और ड्रॉई को ढूंढा, बहुत ढूंढा, फिर वो मिला, और जब आप लेके गए और ढूंढने लगे वहाँ पे कि इस नाम का आदमी, ये पता दिया गया है, ये आदमी यहाँ पे रहता है क्या, तब आपको पता चला कि इस नाम का कोई आदमी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है. So he is a fictitious person. Then immediately you can treat the instrument as dishonored and begin proceedings against the other prior parties. When the drawee cannot be found even after a reasonable research, आपने बहुत ढूंढने की कोशिश की, जो प्लेस, जो एड्रेस दिया गया था, आप वहाँ गए, वहाँ से पता चला वो शिफ्ट हो गए, आप वहाँ नए एड्रेस पे गए, वहाँ से पता चला कि वो 2 दिन में यहाँ से निकल गए, and then you keep searching, but you cannot find the drawee, then you can treat it as dishonored and you can move on to the other parties to fulfill the liability. Where the drawee is incompetent to contract, and where the drawee gives conditional acceptance and the holder does not give his consent to such conditional acceptance. So these are circumstances where bill of exchange will be considered as dishonored due to non-acceptance. Then what will be the effect? क्या होगा इसका effect of non-acceptance? The holder gets an immediate right to sue all the prior parties, that is the drawer as well as the endorsers. अब यहाँ पे देखो, प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी थी बिल ऑफ एक्सचेंज में? ड्रॉई की, लेकिन वो मिला नहीं, या फिक्टिशियस निकला, या एक्सेप्टेंस नहीं लिया, या इनकॉम्पिटेंट निकला, या ढूंढने से भी नहीं मिला. सो अंडर ऑल दी सर्कमस्टांसेस जो होल्डर है इंस्ट्रूमेंट का, अभी वो कहेगा ठीक है, आई एम गोइंग टू ट्रीट इट एज डिसऑनर, लेकिन मुझे तो मेरा पैसा चाहिए. सो हु कैन ही टेक द मनी फ्रॉम? कैन ही immediately go to the other parties, all the prior parties? Yes. Can he even go to the drawer of the instrument, मतलब bill of exchange? Yes, because इन सब की liability कैसी थी? सेकेंडरी एंड कंडीशनल. अगर जिसकी प्राइमरी लायबिलिटी थी उसने एक्सेप्टेंस से भी इनकार किया, इसका मतलब है कि वो पेमेंट भी नहीं करने वाला. सो अगर वो पेमेंट नहीं करने वाला, कंटेंजेंसी हैज हैपेंड. सो the drawer and the other endorsers, now it is their liability to pay. Okay, then he need not wait till the maturity of the bill for it is to be dishonored on presentment for payment. So ये obvious है, अगर वहाँ पे लिखा है due date of maturity लिखी है after 10 days, लेकिन अगर इसने acceptance ही नहीं किया है, तो why you need to wait for 10 more days for the due date of maturity? आप जिस दिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया उसी दिन यू कैन बिगिन विद द प्रोसीडिंग्स, क्योंकि इट इज़ ऑब्वियस कि एक्सेप्ट नहीं किया मतलब ये पेमेंट तो करने वाला है नहीं. सो व्हाई यू नीड टू वेट फॉर द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी. यहाँ पे एक नोट इम्पॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, रिमेंबर ड्रॉई इन केस ऑफ नीड कौन होता है? जिस वन ऑफ द एंडोसर्स, वन ऑफ द ट्रांसफरर्स के नाम के सामने लिखे गए होते हैं वर्ड्स ड्रॉई इन केस ऑफ नीड. तो अगर जो ओरिजिनल ड्रॉई है वो इनकार करे एक्सेप्टेंस देने से या पेमेंट देने से, देन whom do you go to? ड्रॉई इन केस ऑफ नीड. सो जिस इंस्ट्रूमेंट पे ये लिखा है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, देन will the bill of exchange be considered dishonored till this man, that is the drawee in case of need, has dishonored it? No. Because यहाँ पे जिस bill of exchange में there is a person who has been named as drawee in case of need, आप पहले जाते हो ओरिजिनल ड्रॉई के पास, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता या पेमेंट नहीं देता, कुछ भी उसने डिसऑनर किया, ठीक है, विल यू ट्रीट द इंस्ट्रूमेंट एज डिसऑनर्ड? नो. क्यों? क्योंकि और एक ड्रॉई है जो कहलाता है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड. तब आप उसके पास आओगे पेमेंट के लिए. अगर वो भी डिसऑनर करे, अगर वो भी एक्सेप्टेंस या पेमेंट से इनकार करे, नाउ यू कैन ट्रीट द इंस्ट्रूमेंट एज डिसऑनर्ड.
ये कहता है सेक्शन 115. Then we come to the next one. Section 91 was dealing with dishonor due to या dishonor by non-acceptance. फिर हमने उसके consequences भी देखे. Now we come to the second way in which an instrument can be dishonored, and that is dishonor by non-payment. और यहाँ पे section 92 हमें बताता है negotiable instrument is said to be dishonored by non-payment if default in payment is made by dishonor by non-acceptance हो सकता है only in the case of bill of exchange, लेकिन dishonor by non-payment होता है in the case of all the three instruments by non-payment. कौन non-payment करने से इनकार कर रहा है? The party with the primary liability. So promissory note के केस में maker, acceptor in the case of a bill of exchange, but that is the drawee, and the drawer in case of a check. अगर ये तीनों इनकार करे पेमेंट से, then it is called as dishonor by non-payment. A negotiable instrument is said to be dishonored by non-payment if default in payment is made by the maker, acceptor, drawer of a promissory note, bill of exchange and check respectively. A negotiable instrument is also dishonored by non-payment when presentment for payment is excused and the instrument when overdue remains unpaid. Presentment की जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी and still it is not paid, that time also you can say that it is dishonored due to non-payment. Then effect of dishonor. What will be the effect of dishonor? किसी भी तरीके से अगर ये डिसऑनर हुआ है इंस्ट्रूमेंट, वेदर बाय नॉन एक्सेप्टेंस और बाय नॉन पेमेंट, इसका इफेक्ट क्या है? सो व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज when a negotiable instrument becomes dishonored either by non acceptance or by non payment, its holder becomes entitled to sue the parties liable to pay thereon. Holder कौन होता है? होल्डर वो होता है जिसके दो राइट्स होते हैं, राइट ऑफ पोजेशन एंड राइट टू रिकवर द अमाउंट ड्यू. ओके, सो जो होल्डर होता है, अगर प्राइमरी जिसकी प्राइमरी लायबिलिटी थी, अगर उसने इनकार कर दिया, then the holder becomes entitled to sue all the parties who are liable thereon. क्योंकि हमने लायबिलिटी के पार्ट में लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज इंटर से मतलब with reference to each other भी किया था. The maker, the acceptor and the drawer and all the endorsers are liable jointly and severally on a holder to a holder in due course. मतलब क्या? अगर मेकर, एक्सेप्टर और ड्रॉवर ने पेमेंट नहीं किया, then can the holder in due course proceed against the other parties? Answer is yes. So it is joint and it can even be separated. He can go to any one of the endorsers and take the money from him. तो अगर इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट होते होते ए से बी को, बी से सी को, सी से डी को और डी से ई के पास आया है, एंड डी ई इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स, ही कैन गो डायरेक्टली टू द ड्रॉई, ही कैन गो टू द ड्रॉवर ऑफ अ चेक, और ही कैन गो टू द मेकर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट फॉर पेमेंट. अगर वो इनकार करे तो अब वो क्या कर सकता है? ही कैन गो टू डी फॉर पेमेंट. अगर डी उसको पेमेंट कर देता है, देन ई हुआ डिस्चार्ज, लेकिन डी ने पेमेंट किया, सो डी विल रिकवर द मनी फ्रॉम सी. सी ने पेमेंट किया डी को, तो डी डिस्चार्ज हुआ. अब सी हैज टू गेट द मनी फ्रॉम बी. बी ने पेमेंट किया सी को, सी डिस्चार्ज हो गया. सी यहाँ पार्टीज डिस्चार्ज हो गया. अब बी रिकवर करेगा पैसा ए से. अब ए था कौन? ए वॉज द पार्टी हु हैड सेकेंडरी लायबिलिटी. अब ए ने पैसा दिया बी को, तो ए के बाद की सारी पार्टीज डिस्चार्ज हो गई, उनको उनका पैसा मिल गया. लेकिन ए जो है वो किससे पैसा रिकवर करेगा? ही इज गोइंग टू रिकवर द मनी फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर. अब ए केस फाइल कर सकता है प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ that they can perform the promise jointly or they can perform it
severally to a holder in due course. लेकिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है that holder must give notice of dishonor to all the parties against whom he intends to proceed. Dishonor हो चुका in whatever way, non acceptance हो या non payment हो, notice of dishonor देना बहुत ज़रूरी है. Remember when we did in an earlier video discharge of liability, उसमें हमने ये पढ़ा है कि अगर डिसऑनर हुआ है इंस्ट्रूमेंट तो जो भी प्रायर पार्टीज थी उन्हें नोटिस तो मिलनी चाहिए. और इफ आई एम अ प्रायर पार्टी, डिसऑनर हो चुका है और मुझे नोटिस किसी ने भी नहीं दिया ऑफ डिसऑनर, माय लायबिलिटी टू पे ऑन द इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज्ड. ओके, so it is very important that the holder must give notice of dishonor to all the parties against whom he intends to proceed. He may also have the instrument noted and protested before a notary public for the fact of dishonor. So ये noting क्या है, ये protesting क्या है, ये notary public कौन है, ये आगे हम slide में देखेंगे. Then notice. What is the meaning of notice और उसका purpose क्या है? So notice का मतलब, see by now students of law you know that notice is, what is notice? It is a communication, correct? हमने ये भी देखा है that notice can be oral or written, right? मतलब express. Notice हमेशा express होती है. Notice of dishonor is the formal communication of the fact of dishonor. मतलब अगर डिसऑनर हुआ है देन वी मस्ट गिव द नोटिस. लेकिन ये नोटिस कैसे दिया जाता है, पहले तो उसका पर्पस क्या है. It has to be given to the party which is sought to be made liable and therefore it serves as a warning to that person that he would be made liable. तो अगर उस पार्टी को नोटिस गया है, देखो डिसऑनर हुआ है इंस्ट्रूमेंट, तो इट इज़ लाइक अ वार्निंग दैट यस यू विल हैव टू पे. लेकिन अगर उसको नोटिस ही आपने नहीं भेजा ऑफ डिसऑनर, वो कह सकता है मुझे नोटिस नहीं मिला, आई एम डिस्चार्ज्ड ऑफ माय लायबिलिटी टू पे. It also serves the purpose of enabling the person so notified to prepare himself against his own prior party. तो ठीक है, अगर the instrument has been transferred from A to E, अगर E गया प्रिंसिपल डेटर के पास और उसने इनकार कर दिया एक्सेप्टेंस या पेमेंट से, E treats the instrument as dishonored. तो वो उसने नोटिस भेज दिया इंटरमीडिएट पार्टीज को. तो अगर उसने नोटिस दिया C को, D को, तो उनको पता है कि इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ है, अब हमें वी आर ऑल्सो लायबल टू पे. सो ही कैन गेट हिमसेल्फ, ही कैन प्रिपेयर हिमसेल्फ कि अच्छा अभी इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ है, मुझे नोटिस मिली है, मतलब आई नीड टू गेट माई फंड्स रेडी, आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड. ओके, and then once I pay to my subsequent party, I know that I have to also get the payment. I have a right to get payment from my prior party. So I will pay the subsequent party, I will get paid from the prior party. अब नोटिस ऑफ डिसऑनर कौन देता है, किसको देता है, क्या क्या उसमें आता है, वो सब हम पढ़ेंगे. नोटिस इज गिवन बाय whom? First of all, it is given by the holder or any party liable on the negotiable instrument. Section 93 ये कहता है कि notice of dishonor कौन दे सकता है? Either the holder or any party who is liable to pay can give notice to the earlier subsequent parties about the dishonor, and it can even be given to either the party liable or his authorized agent who is bound to give notice. मतलब अगर वो एंडोसर नहीं है तो you give it to his authorized agent because you know the agent is going to give notice to the principal. Okay, so party who is receiving the notice of dishonor, he must transmit such a notice within a reasonable time to all the prior parties so as to render them liable to himself. तो अगर E is the holder और dishonor हुआ, he communicated or he sent a notice to D. अब D क्या करेगा, D को पैसा रिकवर करना है ना C से, C को B से, so D क्या करता है, C, B, A सबको नोटिस भेज सकता है, correct? So he within reasonable time he must immediately send the notice up. Now
he cannot sue any prior party to whom he has not transmitted the notice unless that party has received due notice from the holder or some other party to the instrument. मतलब सेक्शन 95 कहता है किसी भी तरह अगर you want to make a prior party liable by any which ways, make sure that he has received a notice. If not through you, through some other prior party, लेकिन उसको नोटिस मिलनी चाहिए. तो जब ई नोटिस देता है डी को, वो पहले से बता के रखता है डी को, देखो मैंने तो आपको दी बट मेक श्योर कि आप सी बी ए सबको बता के रखते हो. सो ही विल मेक श्योर. ओके, सो दैट इज सेड बाय सेक्शन 95. एजेंट. ना एजेंट यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया ऑथराइज्ड एजेंट. सो व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज डिपॉजिटेड विद एन एजेंट, अगर वो एजेंट के पास डिपॉजिट किया गया है फॉर प्रेजेंटमेंट and it is dishonored, the agent can himself give a notice. अगर instrument agent के पास है, okay, तो agent has to go and present it for payment या acceptance. And if when the agent has presented it, it is dishonored, then can the agent himself give notice to the prior parties? Yes. On behalf of the principal? Yes. On the yes. Or he can give a notice to the principal who may then give a notice to the prior parties. Okay, so ये right दिया है agent को कि अगर आपको कहा गया है इस इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करने के लिए, एक्सेप्टेंस या पेमेंट के लिए, और अगर ये डिसऑनर हुआ, क्या आप खुद एजेंट खुद नोटिस दे सकता है और डिसऑनर टू द प्रायर पार्टीज ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल? यस. या वो नोटिस देगा प्रिंसिपल को, देखो डिसऑनर हुआ है, और प्रिंसिपल आगे नोटिस भेजेगा सबको. ओके, नाउ गिवन टू हूम, किसको नोटिस देना जरूरी है? इट नीड्स टू बी गिवन टू ऑल द पार्टीज अदर देन द मेकर, एक्सेप्टर एंड ड्रॉवर to whom the holder seeks to make liable or their authorized agent. Okay, so अभी यहाँ पे किसको नोटिस देनी चाहिए? All the prior parties except the party जिसकी primary liability है. अब इन तीनों को नोटिस क्यों नहीं देना? Why we do not give notice of dishonor to the maker, acceptor, drawer of a check? Answer is very very obvious. And what is the answer? मेकर ने खुद ही तो पेमेंट से इनकार किया है, तो उसको नोटिस की क्या ज़रूरत है? उसी ने तो डिसऑनर किया है. जो एक्सेप्टर है उसको नोटिस की ज़रूरत ही नहीं है ना, बिकॉज उसी ने तो एक्सेप्टेंस नहीं किया या उसी ने तो पेमेंट नहीं किया. उससे तो छुपा कुछ नहीं है, उसको तो पता है उसी ने तो किया है डिसऑनर. और ड्रॉवर ऑफ द चेक, उसको तो पता है. ओके, सो यू डोंट नीड टू गिव देम नोटिस. ओके, नाउ इन केस वेयर टू और मोर पर्सन्स आर जॉइंटली लायबल एज the drawers or the drawees or acceptors, then the notice to any one of them is sufficient. Now अगर death हो जाए of a person, then what? In case of death, okay, notice must be given to the, अगर D है prior party और dishonor हुआ instrument और D की death हो चुकी है, then E the holder will have to give a notice to the legal representative of D. Okay, now ये कहता है section 94 कि अगर prior party has died, then notice of dishonor needs to be given to the legal representative in case of death. लेकिन अगर prior party खुद insolvent बन चुकी है और dishonor हुआ है, then you need to give the notice of dishonor to the official assignee or receiver. Okay, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे मेंशन्ड इन सेक्शन 97. सेक्शन 97 ये कहता है कि व्हेन पार्टी टू हुम द नोटिस ऑफ डिसऑनर इज डिस्पैच्ड. ना अगर आई हैव टू गिव अ नोटिस टू मिस्टर जेड ऑफ डिसऑनर, तो मैंने क्या किया, वो नोटिस को डिस्पैच तो कर दिया, लेकिन मिस्टर जेड जो है ही हैज़ डाइड. ओके, लेकिन मैंने ये नोटिस जो जिसने डिस्पैच किया है, मुझे पता नहीं है दैट मिस्टर जेड इज ऑलरेडी डेड. अगर मुझे पता होता देन आई शुड हैव एड्रेस्ड इट टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन मुझे पता नहीं है दैट मिस्टर जेड इज डेड एंड मैंने ये नोटिस ऑफ डिसऑनर डिस्पैच कर दिया इग्नोरेंट of the fact that Mr. Z is dead. Now
Just dispatching the notice is sufficient to bind the estate of the deceased. The moment I have dispatched the notice, ignorant of the fact that he has died, this is enough to make the deceased who endorser's property liable for payment. Now he cannot say, or his legal representative cannot say कि ये तो मर चुके थे, तो मुझे पता नहीं था. So I have dispatched, that is proof enough by registered post maybe that now his property is liable to pay. Okay, and if he knew about the death, of course, then I should have sent it to the legal representative. Then what are the contents of the notice? Notice must disclose the fact of dishonor of the instrument either by कैसे हुआ है, non payment की वजह से dishonor हुआ है, non acceptance की वजह से हुआ है, in what way, मतलब non acceptance या non payment है, and that he will be held liable thereon. So अगर आप notice भेज रहे हो to Mr. D, you will write that the instrument dated so was dishonored due to non acceptance or non payment, and now I will come to you for money. मतलब you are liable to pay. Then comes mode. किस तरीके से आप नोटिस देते हो? Notice can be oral or it can be written. It can be sent by post or in any form, but it must inform the party to whom it is meant in express terms of dishonor. मतलब words में express होता है, implied तरीके से नहीं होता है. And it must be given within reasonable time. Notice of dishonor express होना चाहिए, oral या written हो, by post से भी जा सकता है or in any other form, लेकिन ये reasonable time में जाना चाहिए. Now the question arises, what is reasonable time? So for reasonable time, regard shall be had to the nature of the instrument. Then the usual course of dealing with respect to the similar instrument and the distance between the parties. Public holiday आ गया तो क्या? So reasonable time when we are considering section 105 हमें बताता है that you need to consider the nature of the instrument, you need to consider the usual course of dealing with such a similar instrument, the distance, अगर parties एक शहर में रह रहे हैं या parties बहुत दूर अलग अलग शहर में रहे हैं या पब्लिक हॉलीडेज को हम एक्सक्लूड करें क्या इसमें, तो yes, okay. Now if the parties are at different places, then so एक पार्टी है चेन्नई में और एक पार्टी है मुंबई में, so they are at different places, then such a notice shall be deemed to be given within reasonable time. Then what do we call it reasonable time? If the message is dispatched by the next, अगर ये post से जा रहा है तो हाँ, so it is reasonable time will be when the notice is dispatched by the next post or on the day after the dishonor. एक दिन के बाद अगर आपने dishonor आज हुआ, कल भी अगर आपने भेज दिया तो it will be great. Earlier the better, because you know that he stays in Chennai, a different city, so it will take time to reach. Okay, लेकिन if the parties are in the same place, then reasonable time will be if it is dispatched to reach the destination on the day after dishonor. मतलब अगर different places में है, then you can send it a day after it, or you can send it on the day of the dishonor also. It is up to the parties. This is, but you cannot delay it by 1 week, 2 weeks, 15 days. ऐसे आप नहीं कर सकते. Okay. Then what is the effect of default? अगर आपने notice नहीं भेजा, मतलब you fail to send the notice of dishonor. Then the party other than the one who is primarily liable on the instrument, to whom the notice of dishonor is not given, is discharged from liability on the instrument. So if you fail to send the notice of dishonor to which party who is not primarily liable, then that party who does not receive the notice is discharged from his liability to pay. Then can the notice be excused? Are there any circumstances where I am excused from giving the notice of dishonor? So yes, law says yes. And what are these circumstances? First, when notice of dishonor is dispensed with by the party. So prior party ने जब
when C transferred the instrument to D, C already told D कि in case instrument dishonor किया primary जिसकी liability थी, तो no need of sending me a notice, I will anyway pay. Okay, so then you don't need to give a notice to C, but you need to give it to B. Yes, you need to give it to A. Yes. Then where the drawer of the check has countermanded the payment. countermanded the payment मतलब क्या, उसने पेमेंट को स्टॉप कर दिया है. notice to the drawer is not required to be given. You don't need to give him a notice. When the party entitled to notice cannot be found even after due search. आपने बहुत ढूंढा but you could not find the party, so now you are excused from giving the notice. Where the party bound to give notice is unable to give the notice without any fault of his own. उसका कोई फॉल्ट नहीं है लेकिन कोशिश करने के बाद भी वो नोटिस नहीं दे पाया विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ हिज. When the notice was to be given to charge the drawer and the acceptor is also the drawer. मतलब नोटिस किसको देनी थी, ड्रॉवर को, was to be given to charge the drawer, और ड्रॉवर कौन निकला, वही तो एक्सेप्टर भी निकला, like actually happens in the case of accommodation bill. Okay, in case of promissory note which is not negotiable, अगर ये promissory note not negotiable है, मतलब you remember not negotiable crossing वैसा. When the party entitled to the, why, because not negotiable crossing से आपने क्या किया, आपने already आपकी liability को restrict कर दिया है ना. आपने कहा not negotiable मतलब मेरे पास मत आओ वापस, तो मुझे अगर dishonor भी हुआ है anyway I'm not going to pay, so don't need of a notice to me. Where the party entitled to notice knowing the facts promises unconditionally to pay the amount due on the instrument. वो कहता है मैं कोई भी condition नहीं डालने वाला, notice दो मत दो, I'm anyway going to pay. There, these are the circumstances where the notice of dishonor can be excused. Then, consequences of not giving notice. Where party entitled to be given notice is not sent the notice by the holder, that party is discharged from his obligation under the instrument and cannot be sued by the holder unless the circumstances are such that no notice of dishonor was required to be sent. अगर उसके यहाँ नोटिस की ज़रूरत ही नहीं थी and then you don't give him a notice, can you still hold him liable on the payment? Yes. और अगर वो नहीं पेमेंट करेगा, can you even sue him? Answer is yes. तो वो कहेगा लेकिन मुझे नोटिस नहीं दिया, तो you can, I am discharged, nor can you sue me. He cannot say this. Why? Because उसको नोटिस देने की ज़रूरत ही नहीं थी. Why? Because he had already said that even if instrument is dishonored, don't give me notice, I am anyway going to make the payment. Okay, then आते हैं the next part and that is noting. अभी तक हमने क्या किया, notice of dishonor किया. Now we go to now dishonor हो चुका है, okay, by non acceptance या non payment. जो होल्डर था उसने प्रायर पार्टीज को नोटिस ऑफ डिसऑनर भी भेज दिया इन राइटिंग, डिस्पैच्ड बाय पोस्ट विदिन रीजनेबल टाइम. ओके, सबको नोटिस अब मिल चुकी है. Either the holder can send a notice to all the parties or he can send a notice to the immediate party with the intention of sending it to the others. Okay, अब ये सब प्रोसेस हो चुकी है. Then we move on to the next process and that is noting of the dishonor. अब ये noting का मतलब क्या है? Noting is an authentic and official proof of presentment and dishonor of the instrument. That is formal, authentic, written होता है ये कि yes, this is proof. हमने ये note किया है कि dishonor हुआ है. It consists of what? What does this noting consist of? Noting and notice is different. Please understand. Noting is what? It is authentic. It is an official proof. Okay. It consists of recording the fact. Fact of what? Fact of dishonor. By a notary public of refusal of acceptance or payment on ground as ground for the protest. So noting करता कौन है? नोटरी पब्लिक करता है. नोटरी पब्लिक कौन होता है? He is a legal official of the government. Okay, so जब नोटिंग का मतलब
जो नोटरी पब्लिक है, डिसऑनर के बाद आप जाते हो नोटरी पब्लिक के पास और वो इसकी नोटिंग करता है कि ये इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो चुका है। बाय व्हाट रीजन? रिफ्यूजल ऑफ एक्सेप्टेंस या रिफ्यूजल ऑफ पेमेंट। इट मस्ट बी मेड, ये नोटिंग भी must be made within reasonable time after the dishonor and must specify the date of dishonor, किस डेट पे ये डिसऑनर हुआ है, द रीजन इफ एनी, अगर रीजन पता चला है कि क्यों ये डिसऑनर हो चुका है, सो द डेट, द रीजन, इट नोटिंग मस्ट बी डन विद इन रीजनेबल टाइम। नोटिंग के ऊपर मतलब ये जो फॉर्मल प्रूफ है, ऑफिशियल प्रूफ है, उसके ऊपर डेट आनी चाहिए ऑफ डिसऑनर, रीजन आना चाहिए ऑफ डिसऑनर, or if the instrument has not been expressly dishonored, the reason why the holder treats it as dishonored, and the notary के charges. So the reasons, the dates, the charges of the notary, ये सब आता है उस official proof पे. Okay? If the holder adopts this method, he secures the evidence of dishonor. See, अगर उसने सब पार्टीज को नोटिस भी भेज दिया और केस फाइल करना है कोर्ट में, तो कोर्ट कहेगी प्रूफ दिखाओ ना कि तुमने ये इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो चुका है। तो उसको ये, अगर वो नोटरी पब्लिक के पास जाता है, इन्फॉर्म करता है, ही टेल्स हिम ऑफ द फैक्ट ऑफ द डिसऑनर, नोटरी पब्लिक ऑफिशियली ये फैक्ट को रिकॉर्ड करता है, दैट मीन्स यू हैव प्रूफ विथ यू ना। सो अगर आपको आगे जाके केस फाइल करना है, देन दिस इज प्रूफ दैट इस तारीख को डिसऑनर हुआ था और मेरे पास ये रिटन प्रूफ है बाय द नोटरी पब्लिक। It consists in recording by a notary public the fact of the refusal of acceptance or payment as a ground for protest. And it is a step preliminary to protest. तो पहले तो नोटिंग डाउन होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होता है ऑफ द फैक्ट ऑफ डिसऑनर। कौन करता है? नोटरी पब्लिक करता है। ओके, उसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज प्रोटेस्ट। ओके, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि नोटिंग के क्या क्या कंटेंट्स हैं। Noting must be made within reasonable time after dishonor and must specify what three things need to be specified: the date of the dishonor, the reason assigned for this dishonor, and the notary charges. Noting is made on the instrument or upon a paper attached thereto. Noting कहाँ पे की जाती है? जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो डिसऑनर हो चुका है, उसी के ऊपर आप नोटिंग कर सकते हो कि ये इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो चुका है। नोटिंग कौन करता है? नोटरी पब्लिक करता है। क्या क्या लिखता है इंस्ट्रूमेंट पे फॉर नोटिंग? डेट, रीजन एंड हिज चार्जेस। अब ये इंस्ट्रूमेंट पे हो सकता है नोटिंग या एक अटैच्ड पेपर पे भी हो सकता है। Now what is the procedure of noting? The dishonored bill is handed over to a notary public. नोटरी पब्लिक कहता है ठीक है, आपने जो बिल है या इंस्ट्रूमेंट है डिसऑनर के बाद आपने क्या किया? नोटरी पब्लिक को सबमिट कर दिया। नोटरी पब्लिक कहता है देखो, केस फाइल करने से पहले उसको और एक चांस देते हैं। आई एज एन ऑफिशियल ऑफ द गवर्नमेंट, a लीगल ऑफिशियल ऑफ द गवर्नमेंट, मैं जाता हूँ उसके पास और उसको कहता हूँ इस इंस्ट्रूमेंट को ऑनर करो। मे बी seeing me in the official capacity, ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल को देख के वो डर जाएगा, एक्सेप्टर, मेकर या ड्रॉअर, और पेमेंट कर देगा। देन यू डोंट हैव टू गो इनटू द लीगल प्रोसेस ऑफ फाइलिंग अ केस। तो और एक ट्राई करके देखते हैं। सो नोटरी पब्लिक क्या करता है? खुद प्रेजेंट करता है इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सेप्टेंस या पेमेंट। अगर ड्रॉई एक्सेप्ट या ड्रॉ वापस नोटरी पब्लिक को भी डरता नहीं है और फिर भी रिफ्यूज करता है, ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट और पे द बिल, देन द नोटरी पब्लिक रिकॉर्ड्स द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑन द बिल। फिर वो वापस उस पर रिकॉर्ड करेंगे, नहीं उनका इंटेंशन क्या था कि और एक बार ट्राई करके तो देखते हैं, और पेमेंट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो प्रोसीडिंग चालू करेंगे। सो that is how he takes one more step, that is the notary public. Now noting के advantages क्या है? What is the benefit of noting? दो noting क्या जाता है? ऑप्शनल है। दो it is optional, it is preferred. Why? Because it has certain advantages. Like what? Noting may provisionally serve the purpose of a protest which may be drawn up later. तो मैंने जैसे कहा, noting is the preliminary, protest के पहली वाली स्टेज है ये। Noting even without protest is sufficient to allow the bill to be accepted for dishonor.
for honor, sorry. A bill may be paid for honor even after noting, though no protest has yet been drawn. So हम बात कर रहे हैं प्रोटेस्ट की, लेकिन ये प्रोटेस्ट क्या है? So section 100 tells us about protest. Protest is a formal certificate of the notary public attesting the dishonor of the bill by non-acceptance or non-payment and is based upon noting. तो पहली स्टेप होती है नोटिंग हो गया, नोटरी पब्लिक कहता है और एक ट्राई करते हैं, फिर वो भी अटेम्प्ट फेल हुआ, अब वो क्या करता है, एक फॉर्मल सर्टिफिकेट ड्रॉ करता है which is saying that yes, this instrument was dishonored. Okay, और ये एक फॉर्मल अभी सर्टिफिकेट बन गया बाय द नोटरी पब्लिक, उसके ऊपर एक स्पेशल स्टैम्प आता है बेयरिंग द वर्ड्स नोटरियल, must be affixed on the certificate of protest and must be cancelled by the notary. Okay, मतलब यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है, that ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, अभी लीगल प्रोसीडिंग्स कैन बिगिन. तो पहले नोटिंग होती है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर और फिर फॉर्मल सर्टिफिकेट ऑफ डिसऑनर निकलता है. Now, the instrument itself or a literal transcript of the instrument of everything written or printed thereon. So इसमें क्या क्या आता है, ये नोट इसमें वो इंस्ट्रूमेंट, आप इंस्ट्रूमेंट खुद डाल सकते हो या it is in the written form or printed on of the dishonor, the fact is all printed. Name of the person for whom or against whom the instrument has been protested, कि किसके अगेंस्ट ये आपको यूज़ करना है. स्टेटमेंट ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द नोटरी पब्लिक, दैट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द पार्टी लायबल और दैट ही कुड नॉट बी फाउंड. सो क्या क्या स्टेप्स लिए गए, नोटरी पब्लिक भी खुद गए, उन्होंने भी ढूंढा, पार्टी कुड नॉट बी फाउंड, या गए लेकिन पार्टी ने बहुत एरोगेंटली बात की एंड से कहा कि लीगल प्रोसीडिंग्स चालू करो, आई विल नॉट मेक द पेमेंट. सो जो भी हुआ है, द एंटायर प्रोसीजर हैज़ टू बी नोटेड ओवर हियर. प्लेस एंड टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेंशन करना पड़ता है प्रोटेस्ट में, एंड सिग्नेचर ऑफ द नोटरी पब्लिक. तो ये बन गया ऑफिशियल प्रूफ. ओके, विच इज एंड विद अ स्टैम्प ऑल्सो. सो दीज आर द कंटेंट्स. 100 and section 100 talks about protest and 101 tells us the contents, क्या क्या आता है इस सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट के अंदर. सो एवरीथिंग इज प्रिंटेड, किसके अगेंस्ट आपको एक्शन लेना है, क्या क्या स्टेप्स लिए गए बाय द नोटरी पब्लिक, प्लेस एंड टाइम ऑफ डिसऑनर एंड उसकी सिग्नेचर, ये सब आएगा इन केस ऑफ कंटेंट्स. ओके, देन see, once you have made the noting and once you have got once you have made once you have made the noting and once you have got the protest done, then can you begin with the legal proceedings? Answer is yes. अभी आपके पास written proof है by the notary public कि इस टाइम पे, इस दिन पे, by this person due to this reason dishonor हुआ है इंस्ट्रूमेंट का. नाउ वी आर बिगिनिंग विद द लीगल प्रोसीडिंग्स. ओके, देन वी कम टू द फैक्ट. नाउ इन केस ऑफ इनलैंड बिल्स, लॉ कहता है देयर इज नो नीड ऑफ नोटिंग, लेकिन अगर फॉरेन बिल है तो नोटिंग की ज़रूरत है. ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू कम टू द लास्ट पार्ट रिगार्डिंग पेनल्टीज फॉर डिसऑनर ऑफ चेक्स. कि चेक्स, आपको पता है कि अगर चेक डिसऑनर होता है तो लीगल एक्शन ली जाती है. सो ये जो है ना सेक्शन 138, मेनी स्टूडेंट्स आस्क मैम सेक्शन 138, तो सेक्शन 138 इज टॉकिंग अबाउट द पेनल्टीज फॉर डिसऑनर ऑफ चेक्स. तो ये आपको जानना ज़रूरी है. यू आर स्टूडेंट्स ऑफ द CA कोर्स, यू आर स्टूडेंट्स इन अ कमर्शियल वर्ल्ड, सो यू मस्ट नो चेक पेमेंट्स आर वेरी कॉमन पेमेंट, फॉर्म ऑफ पेमेंट. सो यू मस्ट नो कि अगर डिसऑनर हुआ तो क्या हो सकता है. ओके, सो लॉ कहता है दैट अ स्ट्रिंजेंट पेनल्टी, दैट इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years and or fine up to twice the amount of the check has been introduced for giving checks which bounce by the 1988 amendment. जो 1988 की amendment थी, that has made bouncing of check, that is dishonor of check, very very severe action to be taken. और वो क्या है severe action?
imprisonment up to 2 years, plus fine twice the amount on the check. Okay, so it is either or. For this, of course, ये punishment, ये penalty के लिए there are certain conditions which will first have to be satisfied. What are the conditions which have to be satisfied? पहले तो चेक इज गिवन इन डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट और अदर लायबिलिटी. अगर आपने चेक दिया है एज अ गिफ्ट, आपको पैसे देने थे फॉर समवन्स बर्थडे या एज अ वेडिंग गिफ्ट, लेकिन कैश नहीं थी इसीलिए आपने चेक दिया, सो और वो बाउंस हुआ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ लायबिलिटी और पेनल्टी. हाँ, यहाँ पे पेनल्टी कब अराइज होगी? जब आपने चेक दिया है टू डिस्चार्ज सम डेट्स या अदर लायबिलिटी है. Gift for a birthday or a wedding or a housewarming is completely different from discharging any liability or a debt. So यहाँ पे पहला ज़रूरी पॉइंट है, वो चेक दिया गया है for what purpose. Secondly, check is presented to the bank within 6 months from the date or within its validity period, whichever comes earlier. Okay. Thirdly, check is returned unpaid by the bank. Check बैंक ने वापस क्यों रिटर्न किया? ऑन द ग्राउंड ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, और फंड सफिशिएंट नहीं थे, यार द अमाउंट एक्सीड्स द क्रेडिट अरेंजमेंट. अगर आपने, जैसे ओवरड्राफ्ट होता है, जैसे अगर आपने बैंक के साथ ऑलरेडी एक क्रेडिट अरेंजमेंट करके रखा है, तो बैंक कहती है ठीक है, वी आर अलाउइंग यू क्रेडिट अप टू 20,000, लेकिन आपने चेक पेमेंट पार्टी को किया 25,000 का. सो नेचुरली you have exceeded that credit arrangement. या आपके अकाउंट में थे सिर्फ 20,000 और आपने चेक निकाला 25,000 का. सो यू हैव एक्सीडेड, यू हैव there are insufficient funds in your accounts. Then the payee must make a demand in writing on the drawer within 30 days from the date on which the check is returned unpaid. So कब payee को, pay is the one who has to receive the money, उसको डिमांड करनी चाहिए इन राइटिंग ड्रॉवर के अगेंस्ट, बिकॉज चेक में ड्रॉवर हैज़ द प्राइमरी लायबिलिटी. कब तक उसको राइटिंग, इन राइटिंग ही हैज़ टू मेक द डिमांड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द चेक इज रिटर्न अनपेड. सो विद इन 30 days ही हैज़ टू मेक अ डिमांड फॉर पेमेंट. द ड्रॉवर मस्ट फेल टू मेक द पेमेंट विद इन 15 days फ्रॉम द डेट इन विच ही रिसीव्स द सेड डिमांड. सो अगर चेक बाउंस हो चुका है, जो पे है वो विद इन 30 days ऑफ बाउंसिंग ऑफ द चेक ड्रॉवर से डिमांड करेगा पेमेंट. अब यहाँ पे अगर नोटिस मिला ड्रॉवर को, डिमांड नोटिस मिला दैट ही हैज़ टू मेक द पेमेंट फ्रॉम पे से नोटिस मिला उसको, मतलब ये डिमांड इन राइटिंग हुआ. विद इन 15 days इफ ही ऑफ रिसीविंग दैट डिमांड इन राइटिंग फ्रॉम द ड्रॉ और फ्रॉम द पेई, इफ द ड्रॉवर विद इन 15 days डज नॉट मेक द पेमेंट, देन ही कैन एक्शन कैन बी. After the period of 15 days expires, the complaint, that is a case, can be filed within 1 month. Okay. So अगर पेमेंट चेक बाउंस हो चुका है, जो पे है, he is going to write a demand, he is going to make a demand in writing to the drawer within 30 days of bouncing of check. जैसे ही ड्रॉवर को वो डिमांड इन राइटिंग मिला, within 15 days he must make the payment. और अगर वो 15 days एक्सपायर हुए एंड ही हैज़ नॉट मेड द पेमेंट, देन अगर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है कोर्ट में, लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है, यू कैन स्टार्ट इट विद इन अ मंथ. ओके. देन एक और बात आती है, इन केस ऑफ अ कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, इफ अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट हैज़ डिसऑनर्ड द चेक, देन व्हाट? ओके. So if a person who is committing the offense under section 138 is a company, so company ने check दिया to you for payment and check bounce हो चुका है, then every person who at the time of the offense was committed or was in large or was responsible to the company for the conduct of the business of the company, जैसे directors है and all, as well as the company, shall be deemed guilty of the offense and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. So who all were involved in the business of the company and who knew about it, they are going to be punished. Who can prove that they were not aware about this, they can be excused.
It is also provided that where a person is nominated as the director of a company by virtue of his holding any office or employment, if he is holding office or employment in the central government or state government, वो director भी है company के, so there is a person who is a director of the company and he is also holding an important office, yeah, he is employed by the central government or the state government, in a financial corporation owned and controlled by the central or state government. मतलब क्या? He is a director in the company. Along with being director of a company, he is also in the employment of the central government or state government, or he is holding an important office in the central or state government or in a financial corporation which is owned by the center or the state. Then such a director of the company shall not be liable to be prosecuted for this offense. उसको excuse किया जाता है क्योंकि उसको government की immunity मिलती है. Okay? अब आपका जो बुक है, आपके बुक्स में और इसके रिलेटेड पॉइंट्स दिए गए हैं ऑन विच आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई दोज पॉइंट्स. बहुत कम है, मैजिस्ट्रेट के सामने केस जाती है एंड ऑल, उसको मैं सिंप्लीफाई करके आई विल बी सेंडिंग यू अ नोट ऑन दोज रिमेनिंग पॉइंट्स. 2 ही पॉइंट्स रह गए, लेकिन वो क्या है, वो थोड़ी सी लीगल लैंग्वेज में है. सो आई विल सेंड यू अ नोट इन एक्सप्लेनिंग देम very simple language. I will send you the note. Okay, so ये था about ये जो हमारा लास्ट वीडियो था, इट वॉज रिगार्डिंग डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. किस तरीके से होता है इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब नोटिंग क्या है, प्रोटेस्ट क्या है, क्यों ये ज़रूरी है. एंड देन वी अंडरस्टूड दीज 2 केसेस ऑफ पेनल्टीज इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ सर्टेन चेक्स. कौन से चेक्स? चेक्स विच आर गिवन फॉर रीपेमेंट ऑफ अ डेट or performance of a liability, not as a gift to anyone. Okay, so with this we have come to the end of our Negotiable Instruments Act 1881. इसके बाद में after a few days I will also be sharing with you a video in which I will be taking a revision, an entire overview of the entire act. Okay, so it will help you to understand the concepts, revise the concepts in short. Okay, so with this we come to the end of our act. As usual I'm asking you कि जो भी आपके questions है, जो भी आपके doubts है, please feel free to ask me. Okay, so until our next video, see you soon, take care and happy studying. Thank you.